नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 4 मई 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। वैसे तो देखिए, मैं एनालिटिकल न्यूज़ कवर करता हूं, बट वन लाइनर इन्फॉर्मेशन भी यहां पे कवर होती है। तो सारे एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो रेलवेज हो, एसएससी हो, उसमें आने वाली जीके करंट अफेयर्स को मैं आपके सामने लेके आता हूँ और उनको स्टैटिक टॉपिक्स के साथ भी कोरिलेट करता हूँ। आज की डेट में मेजर हेडलाइंस कौन सी देखने वाले हैं, तो स्टैंडर्ड एंड पुअर का ये जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आता है, ये बताता है कि सर्विस सेक्टर के लिए, जो सर्विस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं, उनके लिए अप्रैल पिछले 13 सालों में सबसे बेस्ट महीना था। तो ये क्या बता रहे हैं, इसको देखेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 161वें नंबर पे पहुंच गया। 180 देशों में पहले 150 पे था। इनफैक्ट पाकिस्तान जैसे देश हमसे बेटर हैं, इसके बारे में बात करेंगे। टेलीमानस, जो टेली काउंसलिंग लाइन है, इसने कश्मीर के डिस्ट्रेस सोल की काउंसलिंग की है और उनको सुसाइड की तरफ जाने से रोका है। ये क्या है, इस न्यूज को देखेंगे। म्यांमार की जनता ने 2000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को यहां पे माफ किया है। ये वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनके ऊपर छोटे मोटे इल्जाम लगे थे, 3 साल तक की जेल की सजा थी। इस न्यूज को समझने की कोशिश करेंगे कि ये तब लिया गया डिसीजन जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर गए हैं म्यांमार में। इसको देखेंगे। और केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि ठीक है भाई, गे कपल्स की डेली लाइफ में आने वाली परेशानियों को सॉल्व करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी यहां पे बनाई जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर डिसीजन को एक पॉजिटिव लाइट में ले रहा है, लेकिन सौरभ कृपाल साहब जो कि पेटिशनर्स के बिहाफ पे यहां पे एंगेज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या बोल रहे हैं, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। एडिटोरियल की बात करें तो कर्नाटका के इलेक्शन में आइडियोलॉजिकल कंटेस्टेशंस, इसकी बात करेंगे। स्पेशल ऑपरेशंस की दुनिया, खासकर अभी अगर आप देखो तो सूडान के अंदर से जो हमारे फंसे भारतीय उनको वापस लेके आया गया है। तो स्पेशल ऑपरेशंस की दुनिया में क्या क्या परेशानियां होती हैं, किस प्रकार के वैल्यू जो प्रेस्टीज को दिखाना पड़ता है, इसको देखेंगे। एक आइडिया दिया गया है कि भाई पेंशन देना बैड इकोनॉमिक्स नहीं है अगर प्रॉपर तरीके से दी जाए, इसको देखेंगे। प्रेजेंट इम्परफेक्ट फोरगोन कंक्लूजन, ये 2 आर्टिकल्स भी डिस्कस करेंगे। टाइम फॉर डीएमके टू गार्ड इटसेल्फ, ये थोड़ा पॉलिटिकल टाइप का आर्टिकल है। डीएमके, एआईडीएमके और बीजेपी, ये 3 की बातें की जा रही हैं। तो जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तमिलनाडु की, वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। चूंकि पॉलिटिकल लीडर्स के नाम आ रहे हैं बहुत सारे, उतना एग्जाम पर्सपेक्टिव से मुझे लगा नहीं इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। तो कुल मिला के 5 एडिटोरियल्स और 5 इंपॉर्टेंट न्यूज, 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ दोस्तों, ऑलमोस्ट प्रीलिम्स अब हमारे सर पे है। एक क्रैश कोर्स में बना के आपके लिए अपलोड कर चुका हूं अपनी ऐप में। 35 से 40 घंटे के अंदर वीडियो सारी कवर्ड है, करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आप चाहें तो एक बार इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इट इज अवेलेबल एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। 2 से 3 दिन के अंदर आप वीडियोस को देख के और अगले 2 से 3 दिन में 2-3 बार रिवाइज करके आप अपनी प्रिपरेशन को एक राइट लाइन पे लेके आ सकते हैं। पिछले साल की 1000 से 1200 सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे कवर्ड है। साथ साथ एक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, इसमें 310 हैं टेस्ट हैं, ऑल अवेलेबल एट नॉर्मल कॉस्ट। मेरी ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, इम्पॉर्च्यून। इम्पॉर्च्यून का मतलब क्या है, हैरेस पर्सेंटेजली फॉर और डू समथिंग, मतलब किसी को हैरेस करना। जैसे सेंटेंस भी यूज किया होगा, रिपोर्टर्स इम्पॉर्च्यून हिम विद पॉइंटेड क्वेश्चंस, मतलब एकदम पॉइंटेड टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछ के, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछ के रिपोर्टर्स ने उसको हैरेस किया, परसिस्टेंटली परेशान किया। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए, जो कि मैं रोज आपसे बोलता हूं। जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज, नो यूनियन बट सेंटर रेडी टू ईज लिविंग ऑफ गे कपल्स। भाई केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को 3 मई को इन्फॉर्म किया कि भाई हम बनाना चाहते हैं एक कमिटी। उस कमिटी को हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और ये कमिटी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के ऊपर बातचीत करेगी, वो मेजर्स जिससे जेन्युइन ह्यूमन कंसर्न्स जो कि सेम सेक्स कपल्स फेस करते हैं अपने डेली लाइफ्स में, उनको एड्रेस किया जा सके। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में सफर कर रहे हो, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर में सफर कर रहे हो। देखिए, ओवरऑल यहां पे सेम सेक्स कपल सुप्रीम कोर्ट में एक लीगल बैटल लड़ रहे हैं कि भाई सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्निशन दिया जाए, क्योंकि मैरिज की रिकॉग्निशन के साथ बहुत सारे और बेनिफिट्स एसोसिएटेड होते हैं। केंद्र की सरकार यहां पे बोल रही है कि भाई आप मैरिज का राइट मत मांगो, उसके अलावा जो भी आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन या हैरेसमेंट का केस निकल के आ रहे हैं, उन सबको सॉर्ट आउट करने के लिए, उन सबको रिजॉल्व करने के लिए हम यहां पे एक कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी प्रॉपर तरीके से बातचीत करेगी और डिसीजन लेने की बात करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस पर्टिकुलर स्टैंड को बहुत प्रोग्रेसिव बताया, क्योंकि सरकार यहां पे इनडायरेक्टली बोल रही है कि ठीक है भाई, हम सेम सेक्स रिश्ते को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी हाँ, सोचिए अगर सरकार की एक कमेटी बनती है जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी लीड कर रहा है, और वो कमिटी इस बारे में बातचीत करे कि हाँ भाई, जो सेम सेक्स मैरिज कपल्स हैं, इनको जो डेली बेसिस प्रॉब्लम हो रही है उसको हम रिजॉल्व करेंगे। मतलब सरकार सीधे सीधे बोल रही है कि हमें सेम सेक्स रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस मैरिज को अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है। रीजन बीइंग
जो हमारे बहुत हाईली कंजर्वेटिव तबके हैं उनकी तरफ से कुछ बैकलैश निकल के आ सकता है। तो इस कंटेक्स्ट में जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने बोला है कि भाई सरकार के इस स्टैंड के बाद ये क्लियर हो जाता है कि सेम सेक्स कपल कहीं पे भी जा सकते हैं, कोहैबिट कर सकते हैं, नॉर्मल पीसेबल एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना सोसाइटी की तरफ से, ना नौकरियों की तरफ से, ना पब्लिक सर्विसेज में। ये बात क्लियर कट सरकारी स्टैंड से पता चल रही है, ये बात सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहे हैं। लेकिन पेटिशनर्स के बिहाफ पे जो एडवोकेट हैं सौरभ कृपाल साहब, जो कि रिकमेंड भी किए गए दिल्ली हाईकोर्ट में जज की तरफ, वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि भाई देखिए 99% सेम सेक्स कपल्स शादी करना चाहते हैं और ये शादी उनके रिलेशनशिप को एक मतलब देती है, एक पर्पस देती है, एक आइडेंटिटी देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंगल मैन है या फिर एक सिंगल लेडी है, वो मान लीजिए गे हैं या लेस्बियन है। अब उस कंटेक्स्ट में चूंकि वो लीगली वेडेड नहीं है अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो, वो गे हो या लेस्बियन हो, तो उनको सिंगल बोला जाएगा, तो ही विल नॉट बी मैरिड। क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में मैरिज इज बेसिकली अ इंडिकेटर ऑफ योर सोशल आइडेंटिटी। हाँ भाई, ये शादीशुदा हैं, ये कपल यहाँ पे आ रहे हैं, ओवरऑल मतलब पार्टीज में जा रहे हैं, डिनर अटेंड कर रहे हैं, तो एक सोशल आइडेंटिटी मिलती है आपको शादी के साथ। तो वो सोशल आइडेंटिटी ये सेम सेक्स मैरिज कपल नहीं पा पाएंगे, ये बात बोल रहे हैं सौरभ कृपाल साहब। तो सौरभ कृपाल साहब का बोलना है कि साहब आप बाकी प्रकार के राइट्स दे भी देते हो, डिस्क्रिमिनेशन खत्म भी कर देते हो, तो भी थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज चूंकि ये लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है एज अ कपल, तो इन दैट सेंस वो मैरिज वाली सोशल आइडेंटिटी इनको यहां पे नहीं मिल पाएगी। तो ये लॉजिक यहां पे दोनों साइड से निकल के आ रहे हैं। आपका दोस्तों यहां पे क्या लॉजिक है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब उस प्रकार की सोसाइटी में हम पहुंच गए हैं जहां पे सेम सेक्स कपल की मैरिजेस को देखिए अप्रूवल देना चाहिए। अब क्या है ना कि मैं मुंबई में रह के ये बात बोल सकता हूं, आप लोग दिल्ली में जो तैयारी कर रहे हैं बैठ के, या किसी बड़े शहर में बैठ के तैयारी कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं। लेकिन गांव जो केंद्र की सरकार है वो तो पूरे पैन इंडिया बेसिस पे सोचती है ना, और हमारी देश की आधी से ज्यादा जनता तो रूरल इलाकों में रहती है। तो रूरल इलाके वाले लोग क्या सोचेंगे? हमारी जनता, हमारे सरकार तो ये सोच के डिसीजन लेगी। सरकार के सामने हर धर्म के रिप्रेजेंटेटिव्स आके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं कि सेम सेक्स मैरिज मत अलाउ करो, तो सरकार पॉलिटिकल बैकलैश एक लिमिट से ज्यादा ले नहीं सकती। ये बहुत टफ डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट लीगलाइज करते तो बात अलग है। सुप्रीम कोर्ट इतना क्या इस हद तक सरकार से टकराएगी? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, सरकार बोल रही है कि ये पार्लियामेंट का डोमेन है, आप डिसीजन मत लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने यह बोला है कि इस पर्टिकुलर इशू को 3 लेवल्स पे और सॉर्ट आउट किया जा सकता है। पहला लेवल ये कि सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करे जिससे ओवरऑल सेम सेक्स कपल्स को प्रॉब्लम ना हो, जो कि सरकार अभी करने की बात कर रही। दूसरा, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जैसे रूल्स और रेगुलेशंस को ट्वीक किया जाए। इनको आराम से सरकार एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ट्वीक कर सकती है जिससे सेम सेक्स कपल्स के जीने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और तीसरा, आप सब्सटेंसिव अमेंडमेंट लेके आओ पार्लियामेंट के अंदर जिससे ओवरऑल सेम सेक्स कपल्स को लीगल रिश्ता मिल जाए मैरिज का। तो शायद चंद्रचूड़ साहब यहां पे इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोसेस जो इवॉल्व हो रहा है, ये ग्रेजुअली इवॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे करके चीजें होंगी। जैसे कि पहली वाली चीज अभी हो रही है, सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करेगी, दूसरी वाली चीजें में कुछ रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस किए जाएंगे, और हो सकता है आगे आने वाले कुछ सालों में स्पेशल मैरिज एक्ट को जनरल कर दिया जाए, सेम सेक्स मैरिज अलाउ हो जाए। देखिए, अलाउ होंगी ही होंगी, दिस इज जस्ट मतलब मैटर ऑफ टाइम। सेम सेक्स मैरिज इंडिया के अंदर अलाउ होंगी और होनी भी चाहिए, अभी नहीं हो पा रही क्योंकि सरकार के कुछ पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं। आगे जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी। For India's service firms, April was the best month in almost 13 years, Standard and Poor Global PMI। तो भैया इंडिया के सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ा अपटिक देखने को मिला है बिजनेस आउटपुट लेवल्स में। ये डाटा कहां से निकल के आ रहा है? तो सीजनली एडजस्टेड स्टैंडर्ड एंड पुअर का जो ग्लोबल इंडिया सर्विसेज PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स निकलता है, उसके डाटा से पता चला कि भैया मार्च में जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स था वो था 57.8 और अप्रैल में पहुंच चुका है 62। वैसे मैं बता दूं दोस्तों, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स अगर 50 पे है तो मतलब बिजनेस एक्टिविटी लेवल में ना कोई पिछले पीरियड से इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है। जी हां, इफ परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इज 50, मतलब जो पहले का रिपोर्टिंग पीरियड था उससे जब अभी के पीरियड का आप कंपेयर कर रहे हो तो ना कोई बढ़ोतरी हुई है ना कोई घटाना हुआ है। अगर 50 से ज्यादा मिल रहा है मतलब ओवरऑल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ी, और अगर 50 से कम मिल रहा है, मतलब 45 या 46 मिल रहा है, 47 मिल रहा है, तो मतलब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम हुई है। ठीक है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई है। तो इंडिया के बेसिकली, अच्छा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहा हूं, PMI इंडेक्स आप हर सेक्टर के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, सर्विस हो, कोई सा भी हो। ठीक है, तो 57.8 था मार्च में, 62 था अप्रैल में। तो अप्रैल में भी मार्च के रिस्पेक्ट में बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, और 2010
से लेके अब तक का सबसे ज्यादा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स सर्विस सेक्टर में देखने को मिला है। नए एक्सपोर्ट ऑर्डर यहां पे मिलने शुरू हो रहे हैं। जॉब क्रिएशन जरूर अप्रैल में निग्लिजिबल रही है और इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन अप्रैल में बढ़ा है। मार्च में इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन पिछले 2.5 साल का सबसे कम था, लेकिन अप्रैल में 3 महीने में सबसे ज्यादा है। तो जो फूड, फ्यूल, मेडिसिन, ट्रांसपोर्टेशन, वेजेस पे जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा में बढ़ा हुआ दिख रहा है। अगर कंज्यूमर सर्विसेज फर्म्स की बात करो तो एवरेज एक्सपेंसेस इनका बढ़ा है इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन के चलते। ठीक है ना, इस मंथली इंडिकेटर में हमें ये बात पता चल रही है। जो मोस्ट एक्यूट प्राइसेस हाइक देखने को मिले हैं वो ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन बिजनेस में देखने को मिले हैं। जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो मार्च में पिछले 8 महीनों का सबसे कम है, लेकिन अप्रैल में थोड़ा बढ़ा हुआ निकला है। जो 22% कंपनीज का सर्वे हुआ है जिनकी ग्रोथ ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को यहां पे फोरकास्ट किया गया है, वो ये बोल रहे हैं कि अगले 12 महीनों में हमें प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। मतलब 22% सर्वेड कंपनीज पॉजिटिव आउटलुक दिखा रही है कि अगले 12 महीनों में उनकी बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, प्रॉफिट होगा। 2% बता रही कि नहीं भाई, बिजनेस एक्टिविटी थोड़ी कम होगी, लॉस हो सकता है। तो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है उसने अप्रैल 2023 में रिमार्केबल परफॉर्मेंस दिखाई है और डिमांड स्ट्रेंथ बहुत तेजी से बढ़ी है। नए बिजनेस और आउटपुट के चांसेस आगे आने वाले कुछ महीनों में बढ़ते से नजर आ रहे हैं। लेकिन एक जो वीक इलाका है वो है लेबर मार्केट। भले ही सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है, भले ही बिजनेस सेंटीमेंट बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट उतना अप्रैल में बढ़ता नजर नहीं आया। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज वाज नेग्लिजिबल एंड इट फेल्ड टू गेन मीनिंगफुल ट्रैक्शन। जो सर्विस सेक्टर की परफॉर्मेंस थी इसने ओवरऑल आउटपुट इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा दिया सिंस जुलाई 2010। ठीक है, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर का ग्लोबल इंडिया कंपोजिट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स है वो मार्च में 58.4 था, अप्रैल में 61.6 पहुंच गया। और जो स्टैंडर्ड पुअर का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो पिछले 4 महीने में सबसे ज्यादा पहुंच चुका है, 57.2 आपका अप्रैल में। ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बात हो रही है। हालांकि ये मंथ वाइज पीएमआई डाटा आपको पता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की न्यूज जब हम लोग रेगुलरली पढ़ते रहते हैं तो उससे हमें इकोनॉमिक सेंटीमेंट के बारे में रियल टाइम में पता होता है। देखिए, करंट अफेयर्स की तैयारी की सबसे खास बात पता है क्या होती है? जैसे अभी के लिए मैंने आपके लिए क्रैश कोर्स बना रखा। आप क्रैश कोर्स से देख के पिछले 12-15 महीने का रिवीजन कर सकते हो। और इस प्रकार की पीटी 365 सीरीज क्रैश कोर्स बहुत से लोग बना रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूं। बट खास बात दोस्तों ये कि करंट अफेयर्स उसकी सबसे बढ़िया तैयार होगी जिसने पूरे साल करंट अफेयर्स को रेगुलरली पढ़ा है, डेली के बेसिस पे एडिटोरियल्स का एनालिसिस किया है, आप कह लो करंट अफेयर्स की न्यूज पढ़ी है। तो जो पूरे साल से इस प्रकार की न्यूज को डेली के बेसिस पे देखता जा रहा है उसका जो माइंड है ना वो इस प्रकार की न्यूज और इंफॉर्मेशन को धीरे धीरे आप कह लो सोक कर रहा है, धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा है। तो एक क्रोनोलॉजी से आप चीजों को धीरे धीरे समझ रहे हो, तो ये चीजें आपके दिमाग में ज्यादा रिटेन करेंगी, लंबे समय तक रिटेन करेंगी। और यही पूरी 1 साल की इंफॉर्मेशन अगर आप 1 महीने या 2 महीने में घोटने की कोशिश करोगे, 15 दिन में घोटने की कोशिश करोगे, आप उस लेवल पे चीजें समझ नहीं पाओगे। हाँ, क्रैश कोर्स आपकी मदद तब करता है कि पूरे साल मान लो आपने करंट अफेयर्स ठीक से देखा, आपने मान लीजिए उसके नोट्स नहीं बनाए तो भी चल जाएगा। क्रैश कोर्स में जब आप रिवीजन करोगे आपको चीजें याद आती जाएंगी, रीजन बीइंग आपने एक बार उनको पहले पढ़ रखा है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात करें तो एक सर्वे बेस्ड मेजर है। रिस्पोंडेंट से पूछता है अबाउट चेंजेस इन देयर परसेप्शन अबाउट की बिजनेस वेरिएबल्स एज कंपेयर्ड विद द प्रीवियस मंथ। पीएमआई का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट करंट एंड फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस टू कंपनी डिसीजन मेकर्स, एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स। इसको सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और सर्विसेज सेक्टर के लिए, और एक कंपोजिट पीएमआई भी निकाला जाता है। पीएमआई नंबर 0 से 100 के बीच में वेरी करता है। 50 के ऊपर है मतलब इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है, 50 से नीचे मतलब इकोनॉमी आप कह लो थोड़ा सा डिसेलरेट कर रही है, जो ओवरऑल बिजनेस सेंटीमेंट है डिसेलरेट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। 50 मतलब पहले से कोई चेंज नहीं है। ठीक है भाई, हर महीने की शुरुआत में ये पर्टिकुलर पीएमआई इंडेक्स रिलीज किया जाता है। तो बेसिकली पीएमआई को वाइडली फॉलो किया जाता है एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ बिकॉज द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर इज अ की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर एक हाई पीएमआई रीडिंग देखने को मिल रही तो इट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर इकोनॉमी, और अगर लो देखने को मिल रही तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन है, एक नेगेटिव साइन बन जाता है। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, इंडिया स्लिप्स इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रैंक्स 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो इंडिया की जो रैंकिंग है 2023 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो 180 में 161 पे पहुंच चुकी है। 2022 में रैंकिंग इंडिया की 150 थी, हम 11 पीछे घूम चुके हैं। मीडिया फ्रीडम की इस रैंकिंग में पाकिस्तान ने इंडिया से बेटर परफॉर्म किया। पाकिस्तान की रैंकिंग 150 पहुंच गई जो पिछले साल हमारी रैंक थी, ठीक है ना। और पाकिस्तान की रैंक पिछले साल 157 थी, वो 150 पे आ गए, और इंडिया की 150 थी, हम 161 पे आ गए। पाकिस्तान में पता नहीं कौन से मीडिया पर्सन्स को इतना एक्स्ट्रा इंडिपेंडेंस मिलती है। तो ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स ने ओवरऑल रिपोर्टर साइंस फ्रंटियर्स, इस रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन भी यूपीएससी में सीधे सीधे पूछा जा चुका है।
तो 2023 की जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इंडिया 161वें नंबर पे। श्रीलंका की रैंक बहुत इंप्रूव हुई है, 146 थी 2022 में, इस साल 135 पहुंच चुकी है। टॉप पे है नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क। सबसे नीचे कौन है? तो वियतनाम, चाइना, नॉर्थ कोरिया। इट वाज एज एक्सपेक्टेड। उससे थोड़ा ऊपर आ जाओगे तो इराक और ईरान जैसी कंट्रीज दिख जाएंगी। तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ग्लोबल रैंकिंग है प्रेस फ्रीडम की एवरी ईयर। RSF एक इंटरनेशनल एनजीओ है जिसका सेल्फ प्रोक्लेम टारगेट है टू डिफेंड एंड प्रमोट मीडिया फ्रीडम। हेडक्वार्टर्स है इसका पेरिस में और इसका पास कंसल्टेटिव स्टेटस है यूनाइटेड नेशंस में। ऑब्जेक्टिव क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का? ये हर साल रिलीज हुआ है टू कंपेयर द लेवल ऑफ प्रेस फ्रीडम एंजॉयड बाय जर्नलिस्ट एंड मीडिया इन 180 कंट्रीज एंड टेरिटरीज इन द प्रीवियस कैलेंडर ईयर। तो RSF डिफाइंस प्रेस फ्रीडम एज द एबिलिटी ऑफ जर्नलिस्ट एज इंडिविजुअल्स एंड collectives to select, produce and disseminate news in the public interest, independent of political, economic, legal and social interference and in the absence of threats to their physical and mental safety. Next आ जाते हैं GS पेपर 3 मेंटल हेल्थ। टेली मानस काउंसिल्स कश्मीर डिस्ट्रेस सोर्स। 26 अप्रैल को अरीबा नाम की यहाँ पे काउंसलर हैं टेली मानस हेल्पलाइन सेंटर श्रीनगर में। अब इनका नाम बदल दिया गया है, अरीबा इनका नाम नहीं होगा, बस यहाँ पे ओवरऑल डिस्प्ले के लिए नाम अरीबा रखा गया है। तो इन्होंने 40 मिनट तक बात की फोन पे नॉर्थ कश्मीर के बारामुल्ला के एक लेबर से। वो 26 साल का लेबर अपनी पॉकेट में एक नाइफ लेके घूम रहा था, अपनी एक ब्लेड लेके घूम रहा था, अपने आप को वो मारने वाला था। क्योंकि जिस आदमी के लिए वो काम करता था उस आदमी ने ओवरऑल इसको उसकी तनख्वाह नहीं दी थी और वो फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहा था। उस पर्टिकुलर इंसान के सिस्टर ने भी मदद की ब्लेड को दूर हटाने में। तो यहाँ पे फोन पे बात करके उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इंट्रोस्पेक्ट कराने की कोशिश की, उसको टनल के सुरंग के बिल्कुल एंड में एक रोशनी सी दिखाने की कोशिश की। देखिए टनल के एंड में रोशनी होती है दोस्तों। आपकी जिंदगी कितनी भी डिप्रेसिंग चल रही हो, आपके पास पैसा नहीं हो, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बात ना कर रही हो, आपका बॉयफ्रेंड आपको डिच करके चला गया हो, घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जल्दी शादी करा रहे हैं, पैसा बिल्कुल जेब में है नहीं, करें तो क्या करें, जिंदगी बर्बाद लग रही है, लेकिन हिम्मत मत हारिए क्योंकि एट द एंड कुछ ना कुछ अच्छा होता है। ठीक है ना। एक बात बता देता हूं, लाइफ में ना अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हो, मेहनत मतलब बिल्कुल बैलों की तरह, गधों की तरह मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा दिमाग के साथ मेहनत करनी है। तो अगर आप थोड़ा दिमाग के साथ मेहनत करते रहते हो और थोड़ा बहुत अपनी किस्मत पे भरोसा रखो, क्योंकि ऊपर वाला भी किस्मत उसी को देगा जो मेहनत करेगा, तो एंड में आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। अगर आप कोशिश करते रहोगे ना, आप लगातार अपनी सिचुएशंस में इजाफा करते रहोगे, इंप्रूवमेंट करते रहोगे। आप कोशिश छोड़ दोगे तो जहां आप हो वहीं रह जाओगे या थोड़ा नीचे हो जाओगे। आगे चलते हैं। पिछले 6 महीनों में इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस जो कि श्रीनगर में है, उसके पास 10,500 कॉल्स आई हैं जम्मू एंड कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, जहां पे लोग डिस्ट्रेस में थे, अपनी जान लेने वाले थे। इसके लिए जो टोल फ्री नंबर है वो है 14416 और एक है 1800-891-4416। टेली मानस के बारे में आपको पता चल जाएगा, ये पूरे इंडिया में लागू किया गया है। महाराष्ट्र में भी इसको लेके काफी सारी कॉल्स निकल के आ रही हैं। तो 24/7 जो सर्विस चल रही श्रीनगर में, यहाँ पे 6 साइकोलॉजिस्ट हैं। कौन सी की बात कर रहा हूं मैं? ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है। तो ये जो 6 साइकोलॉजिस्ट हैं वो लगातार पूरे दिन बैठ के कॉल्स को अटेंड करके लोगों की परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। खास बात दोस्तों ये है कि ईद का त्योहार, जम्मू एंड कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे मुस्लिम ज्यादा हैं, तो वो ईद मनाते हैं। अब जिस दिन ईद थी उसके जस्ट अगले ही दिन 4 बजे शाम से लेके अगले दिन सुबह 11 बजे के बीच में 119 डिस्ट्रेस कॉल्स आई हैं। मतलब त्योहार में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, जिनको त्योहार का मजा तो छोड़ो, अपनी डेली लाइफ जीने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस प्रकार के टेलीमानस इनिशिएटिव्स ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो कि कहीं ना कहीं परेशान है। इन 10,500 कॉल्स में, जो कि पिछले साल नवंबर से आई हैं, 3,000 एक्यूट डिस्ट्रेस कॉल थी जहां पे लोग अपने आप को सेल्फ हार्म या वायलेंस पहुंचा सकते थे, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते थे। ज्यादातर जो सेल्फ हार्म पहुंचाने वाले लोग थे वो 20 से 30 साल के बीच में थे। क्योंकि क्या होता है ना, 20 से 30 साल के बीच में जो आपका पेशेंस लेवल होता है, अपने आप को होल्ड करने की कैपेबिलिटी होती है, थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का रास्ता दिखता जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, जब आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करोगे ना, धीरे धीरे करके आप मैच्योर होगे। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए आपकी जिंदगी में, आपको खुद लगने लगेगा कि आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हो। ये सिर्फ एक मेंटल गेम होता है। इंसान पता है अपनी जान कब लेता है, अपने आप को नुकसान कब पहुंचाता है? जब उसको ये लगता है कि यार ये तो मैं सॉल्व कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन सबसे असली बात ये है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो आप सॉल्व कर ना पाओ, वो सिर्फ आपके दिमाग का गेम होता है। फिर यहाँ पे जो लोग अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे थे उसमें 65% वुमेन थी, जिन्होंने बोला कि उनको लोनलीनेस की फीलिंग है, मैरिज से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट है, पोस्टमार्टम स्ट्रेस है, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ट्रबल है, माँ बाप के साथ कोई परेशानी है। और जो मेन थे उसमें ज्यादातर नौकरी ना होना या फाइनेंशियल स्ट्रेस एक बड़ा इशू था। मेंटल हेल्थ इशू के अलावा
कंजर्वेटिव कश्मीर में टेबू सब्जेक्ट्स के ऊपर भी यहाँ पे बातचीत होती है, जैसे कि भाई कपल्स डेटिंग करते हैं, सेक्सुअलिटी का इशू है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन का इशू है। तो कश्मीर के अंदर भी कुछ लोग होंगे जो LGBT कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, बट वो बोल नहीं सकते, बोल दिया तो भैया सोसाइटी में क्या ही होगा, कहो मार दिया जाए। तो इस तरीके की परेशानी है। जम्मू में भी एक ऐसे टेलीमानस सेंटर को बनाए जाने की बात की जा रही है, और इस पर्टिकुलर टेलीमानस को डिस्ट्रिक्ट के मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जम्मू एंड कश्मीर में जोड़ा जा रहा है। एक ऑनलाइन चैटबॉट यहाँ पे बनाया जा रहा है लोगों की परेशानी को सॉर्ट आउट करने के लिए, और एग्जेक्टिव नंबर्स पे चैटबॉट अवेलेबल होगा। फिर म्यांमार से एक न्यूज निकल के आ रही है कि म्यांमार के अंदर 2000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को पार्डन किया गया है। तो बुद्धिस्ट हॉलीडे थी 3 मई को, और इस हॉलीडे वाले दिन हुआ क्या है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर किंग गांग, ये भाई देश के मतलब म्यांमार के आइसोलेटेड जो जनरल्स हैं उनसे बात करने के लिए आ रहे थे। तो ये ट्यूसडे को मिले जनता के जो चीफ हैं, जो म्यांमार के मिलिट्री के चीफ है मिन ऑन्ग हेलांग से। तो आप कह सकते हो कि कूप के बाद चाइना की सरकार का एक सबसे हाई लेवल का ऑफिशियल आया है म्यांमार के अंदर, और यहाँ पे बातचीत हो रही है। चाइना ने बोला है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को म्यांमार की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए पीस एंड रिकंसिलिएशन के लिए, वगैरह वगैरह। बहुत सारे चाइनीज बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बीजिंग बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नॉर्दर्न म्यांमार में चल रहे हैं, चाइना की लैंडलॉक यूनान प्रोविंस में चल रहे हैं, जो कि म्यांमार के साथ कनेक्ट होती है। इस कूप में 21,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ऑंग सैंग सी को 33 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, और ओवरऑल इस जेल की सजा को लोगों ने शैम बोला है, रीजन बीइंग उल्टे सीधे चार्जेस के बेसिस पे उनको यहाँ पे सजा सुनाई गई। उल्टे सीधे चार्जेस जैसे कि इनके पास सैटेलाइट फोन्स पाए गए तो उठा के ओवरऑल इनको जेल में डाल दिया। अब यहाँ पे जो पार्डन दिया गया है ना 2153 लोगों को, ये 2153 लोग सजा काट रहे थे पीनल कोड 505A टू मार्क कैसॉन फुल मून डे। कैसॉन फुल मून डे के दिन ओवरऑल इस पर्टिकुलर दिन बुद्धा का जन्म माना जाता है। तो बुद्ध जी के जन्म के मौके पे यहाँ पे इतने बड़े स्केल पे लोगों को छोड़ा गया है। मैं आपको बता दूं ये जो 505A पीनल कोड है म्यांमार का, इसके अंदर जो मैक्सिमम सजा है वो 3 साल की है। तो हो सकता है छोटे मोटे प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को उठा के जेल में भर दिया हो, ठीक है ना। ये बहुत बड़े आप कह लो किसी प्रकार के मूवमेंट में इन्वॉल्व ना हो, जो लोग मूवमेंट कर रहे हैं उनके साथ बस सड़क पे चल दिए हो तो उनको उठा के जेल में डाल दिया। तो यहाँ पे इन लोगों को छोड़ दिया गया है, और ऑब्वियस बात है बहुत सारी वार्निंग्स के साथ छोड़ा गया होगा कि अगर तुमने फिर से ये किया तो तुमको फिर से उठा के जेल में डाल देंगे। अब क्या 21,000 लोगों को जेल में ठूस रखा है, म्यांमार के पास जेल में जगह ही नहीं होंगी। तो एक तो वैसे भी जेलों को अनलोड करना है, दूसरा चाइना को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना है कि देखो हम कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। और छोड़ते वक्त म्यांमार जनरल ने बहुत धमकी दी होगी म्यांमार इस आर्मी ने इन लोगों को कि भैया अगर तुमने फिर बकवास की तो तुमको तो डालेंगे जेल में, तुम्हारे घर वालों को भी डाल देंगे। तो ये खुलेआम धमकी तो देखो म्यांमार में चल ही रही होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें 3400 से ज़्यादा लोग म्यांमार के अंदर मर भी चुके हैं जब से मिलिट्री ऑपरेशन वगैरह शुरू हुआ है, मतलब जब से कूप हुआ है। अगर म्यांमार की बाउंड्री आप देखो तो किस किस के साथ बाउंड्री लगाता है, तो भाई यहाँ पे आपको बांग्लादेश नज़र आ रहा है, बांग्लादेश के साथ म्यांमार की बाउंड्री लगती है, इंडिया के साथ म्यांमार की बाउंड्री लगती है, चाइना के साथ तो भाई बहुत बड़ी बाउंड्री लगती है, लाओस के साथ म्यांमार की बाउंड्री लगती है, थाईलैंड के साथ म्यांमार की बाउंड्री लगती है। ओके, तो थाईलैंड, लाओस, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश ये बाउंड्री रखते हो लेफ्ट साइड पे, मतलब म्यांमार के वेस्ट में, साउथ वेस्ट में आपको गल्फ ऑफ मतलब बे ऑफ बंगाल दिख रहा है, और यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ मर्तबान दिख रहा है। गल्फ ऑफ मर्तबान की लोकेशन जरूर याद रखना दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए भाई अब आ जाते हैं एडिटोरियल्स के ऊपर। एडिटोरियल में पहला आर्टिकल, द कर्नाटका इलेक्शन आइडियोलॉजिकल कंटेस्टेशन। देखिए, अच्छा आई होप आपने अब तक ऐप डाउनलोड की हो दोस्तों, बीच बीच में याद रहना जरूरी होता है प्रमोशन करना। तो भाई जो कर्नाटका के अंदर जो इलेक्टोरल एरेना है वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होने वाले हैं 10 मई को। अभी ये बैटल ग्राउंड बन चुका है, हर पार्टी किसी भी हाल में इस पर्टिकुलर इलेक्शन को जीतना चाहती है। कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउथ इंडिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अगर एक्सपेंड करना है तो कर्नाटका के अंदर इलेक्शन जीतने बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऊपर से कर्नाटका बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस है, एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, नई नई टेक्नोलॉजीज का यहाँ पे इजाद होता है, और बहुत सारी स्टेट और पार्लियामेंट्री असेंबलीज भी यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हैं, इसलिए यहाँ पे बीजेपी की जीतना जरूरी है। कांग्रेस की एक बड़ी तगड़ी आइडियोलॉजिकल टेस्टेड रूटेड लीडरशिप है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो इंडिया के ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट है वो भी कर्नाटका के हैं। और अभी रिसेंटली राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुआ था उसको बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला था कर्नाटका के अंदर। फिर जो जनता दल सेक्युलर जिसको लीड करते हैं HD देवेगौड़ा साहब, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, तो ये भी ओवरऑल कर्नाटका के हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो कर्नाटका की पॉलिटिक्स में बहुत हद तक इन्फ्लुएंशियल है। तो भैया हर पॉलिटिकल पार्टी अपोनेंट्स को ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, फ्रीबीज प्रॉमिस कर रही है, जैसे ना तैसे करके, चाहे जनता दल सेक्युलर हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, भाई कुछ भी करना है बट इलेक्शन जीतना है।
इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के फ्यूचर्स के लिए ये इलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए तो पिछले 2 डेकेड्स में कर्नाटका की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बीजेपी को काफी इंपॉर्टेंट सक्सेस मिली है। इनके हिंदुत्व प्रोजेक्ट को उतनी सक्सेस मिली है ये तो नहीं कहा जा सकता, बट ओवरऑल बीजेपी को काफी सक्सेस मिली है। पर अगर आप देखो तो रिसेंटली कर्नाटका बहुत सारे इश्यूज से ग्रस्त रहा है, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो टीपू सुल्तान का इशू हो, चाहे वो हिजाब का इशू, हिजाब के इशू में तो कितना प्रॉब्लम हुई थी, कितना आप कह लो आउटक्राई हुआ था, इंटरनेशनल कंडेमनेशन आया था, काउ स्लॉटर, रिलीजियस कन्वर्जन, ये सब होते रहते हैं वहां पे, ठीक है ना। अब देखिए हिंदुत्व के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात की जा रही है। हिंदुत्व आइडियोलॉजी, यार ये धर्म से रिलेटेड चीजें मैं ज्यादा डिस्कस करना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है जब कोई आर्टिकल लिख रहा होता है ना तो धर्म से रिलेटेड चीजों के बारे में जो उसके व्यू पॉइंट होते हैं वो बहुत हद तक पर्सनल होते हैं, और ओवरऑल एज अ सोसाइटी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके व्यू पॉइंट को हर कोई मानेगा। मैं जब भी ओवरऑल यहाँ पे कोई व्यू पॉइंट देता हूँ ना, और व्यू पॉइंट मेरे अलग अलग होते हैं, कई बार मेरे व्यू पॉइंट प्रो एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, बहुत बार एंटी एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, तो दोनों पे अपोजिशन आता है। तो क्या होता है इस प्रकार के आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स में आपने जो अपना व्यू पॉइंट सेट बैठा रखा है, अगर आपके अगेंस्ट कोई आ जाएगा तो आप उससे लड़ने लगोगे, अरे यार ये तो बकवास कर रहा है, मैं बिल्कुल सही हूं। तो ऑथर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई आज के प्रेजेंट डे कर्नाटका में कुछ इलाके हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉम्बे कर्नाटका रीजन, जिसको किट्टूर कर्नाटका बोलते हैं, वहां पे कुछ लोग हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से अफेक्टेड थे। जो लिंगायत कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने आप को मतलब जो एजुकेटेड लिंगायत हैं, वैसे तो लिंगायत कम्युनिटी कर्नाटका में बहुत बड़ी है और लिंगायत कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग पॉकेट्स हैं, और लिंगायत कम्युनिटी 1940 से डिमांड कर रही थी उनको एक सेपरेट रिलीजियस कम्युनिटी माना जाए, ठीक है। लेकिन कर्नाटका जब सेपरेट स्टेट बना 1956 में, तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो लिंगायत्स के अंदर अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल है, उन्होंने कुछ हद तक अपने आप को अलग अलग माना। तो लिंगायत ग्रुप वैसे तो एक रिप्रेजेंटेटिव पूरा ग्रुप है, कम्युनिटी आप बोल सकते हो, बट उसके अंदर भी छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, ओके। और ये छोटे छोटे पॉकेट्स पूरी तरीके से अपने आप को हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ एसोसिएट नहीं करते हैं, उन्होंने अपने आप को एक सेपरेट धर्म तक बनाने की डिमांड की। बट कैसे ना कैसे करके बीजेपी अब तक इस बात में सक्सेसफुल रही है कि वो लिंगायत कम्युनिटी के वोट बेस को अपनी तरफ खींच सके और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से लिमिटेड बेसिस पे उसको जोड़ सके। फिर अगर आप देखो तो वोकालिका कम्युनिटी की भी बात की है। वोकालिका कम्युनिटी एक लार्ज फार्मिंग कम्युनिटी है और इसके लीडर हैं HD देवीगौड़ा साहब, ठीक है ना भाई। अब ओवरऑल लोकल लेवल पे कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर, जिसके HD देवेगौड़ा साहब हैं, वो दोनों ही यहां पे वोकालिका कम्युनिटी के वोट्स खींचना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी का भी वोकालिका कम्युनिटी के वोट्स की ठीक ठाक पकड़ है, ऐसा नहीं कि बीजेपी की वोकालिका के ऊपर पकड़ नहीं है, ओके। अगर आप देखो तो BS येदियुरप्पा और जगदीश शेट्टर आज की डेट में कांग्रेस में, लेकिन एक समय पे BS येदियुरप्पा और जगदीश शेट्टर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वोकालिका कम्युनिटी को बीजेपी की तरफ आप कह लो मोल्ड कराने में। तो आज की डेट में आइडियोलॉजिकली देखा जाए तो लिमिटेड तौर पे जो लिंगायत्स हैं और जो वोकालिका कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने आप को लिमिटेड तौर पे हिंदुत्व प्रोजेक्ट के साथ जुड़ चुके हैं। हिंदुत्व प्रोजेक्ट मतलब एक हिंदू आइडियोलॉजी को उन्होंने अडॉप्ट किया, वो आइडियोलॉजी पॉलिटिकल कंपल्शन पे बेस्ड है। पूरी तरीके से वो हिंदू धर्म के जो मैनिफेस्टेशन है उसको शायद नहीं मानते हैं, उनकी कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी है, लेकिन बट फिर भी ओवरऑल एक सोसाइटल कोहेजन के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं ये बीजेपी द्वारा प्रोपाउंडेड हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो किया है। कुछ इस प्रकार की बात यहाँ पे ऑथर कर रहा है। साउदर्न कर्नाटका की बात की जाए तो वोकालिकास का डोमिनेंट प्रेजेंस है। नॉर्दर्न कर्नाटका की बात की जाए तो लिंगायत्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल हिंदुइज्म के आधार पर सारे क्लासेस को जोड़ने की कोशिश की गई। और एक और चीज हुई कि जो मुस्लिम्स का 4% रिजर्वेशन है वो हटाया गया, वो भाई 2% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे की जा रही हैं। इसमें मैं और ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे ओवरऑल किस प्रकार से सेटिंग चल रही है और हर तरीके की पॉलिटिकल पार्टी सेटिंग कर रही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जनता दल सेक्युलर हो, ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। नेक्स्ट, वेलर एंड प्रेस्टीज द वर्ड ऑफ स्पेशल ऑपरेशंस। एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर सिंह का ये आर्टिकल है, काफ़ी अच्छे व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं। ये जो सूडान में रेस्क्यू मिशन हो रहा है इसको बोला जा रहा है ऑपरेशन कावेरी। तो वादी सीधना जो कि सूडान के खार्तूम के नॉर्थ में, वहां से 121 इंडियंस को इवैक्यूएट कराया गया रात में, और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स का C-130J हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया गया। उसके बाद IAF ने स्टेटमेंट इशू किया कि हमने ये काम किया, लेकिन IAF का स्टेटमेंट बहुत नॉर्मल था। एक्चुअली में जो काम हुआ था 27 और 28 अप्रैल की रात को, ये अपने आप में बहुत जबरदस्त था। ये जो C-130J वहां पे गया, रात में ओवरऑल लोगों को वापस लेके आया, किसी प्रकार का एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं था इनकी मदद करने के लिए, सिर्फ विजुअल आप कह लो बेसिस पे ये लोग देख रहे थे कि हाँ भाई आसपास से कोई प्लेन तो नहीं आ रहा है,
तो वादी सीदना मिशन जरूर हम कुछ दिनों में भूल जाएंगे, लेकिन इससे यह पता चलता है कि इंडिया की स्पेशल ऑपरेशंस कैपेबिलिटी बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। अगर इंडिया की स्पेशल ऑपरेशंस कैपेबिलिटी पे एक ब्लॉट की बात की जाए तो 24 दिसंबर 1999 कांदाहार इंसिडेंट, IC-184 इंडियन एयरलाइंस की हाईजैकिंग, ये 31 दिसंबर 1999 को खत्म हुई। ये ओवरऑल अगर आप देखो, जो मनमोहन बहादुर साहब हैं जो इस आर्टिकल को लिख रहे हैं, ये एयर चीफ मार्शल AY टिपनिस के साथ थे 24 दिसंबर 1999 को इजराइल में, जब AY टिपनिस साहब के साथ मैसेज आया और बोला कि IC-814 हाईजैक हो गया और अमृतसर सिविल एयरफील्ड में लैंड हुआ है। तो उस समय पे एक चांस ये बना कि हाँ भाई, ओवरऑल स्पेशल ऑपरेशंस करके प्लेन को टेररिस्ट से निजात दिलाई जा सकती है। तो भाई जिस प्रकार से इजरायली रेस्क्यू हुआ था एंटेबे युगांडा में, इस पर्टिकुलर क्या ना जो इजरायली रेस्क्यू है ना, इसके बारे में एक लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड करके मूवी उसको देखिएगा, उसमें दिखाया गया। तो एंटेबे युगांडा जुलाई 1976 में इजरायली कमांडोज उड़ते हुए गए उगांडा, उन्होंने एयर फ्रांस जेट के अंदर घुसे और लोगों को वहां पे बचा लिया। एक महिला थी, उनको नहीं बचा पाई क्योंकि वो दूर अस्पताल में थी। तो बेसिकली अगर आप यहां पे देखो तो क्या जब कांदाहार की धरती पर IC-814J उतरा था तो क्या हम इस तरीके का ऑपरेशन करके बचा सकते थे? देखिए अब उसको करने के लिए इंडिया को बहुत रिस्क लेना पड़ता। इस तरफ आपको इंडिया नजर आ रहा है, बीच में पाकिस्तान है और यहां पे कांदाहार है। तो साउथ पाकिस्तान से कहीं ना कहीं से उड़ते हुए ओवरऑल एक एयरक्राफ्ट को कांदाहार जाना पड़ता, वहां पे लोगों को भरना पड़ता, वहां के लोकल टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना पड़ता और उड़ के वापस आना पड़ता। तो इतनी देर में क्या पाकिस्तान को पता नहीं चलता? या तो ईरान अपनी जमीन का एक्सेस देता इंडिया को इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को करने के लिए, और अगर ईरान एक्सेस नहीं दे रहा है तो फिर इंडिया को पाकिस्तान के थ्रू उड़ के जाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के थ्रू अगर हमारा एयरक्राफ्ट उड़ के जाएगा तो पाकिस्तान के जो मिसाइल रडार्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, ये भी एक बड़ी परेशानी है। तो बेसिकली कांदाहार के अंदर IC-814J जब हाईजैक होकर खड़ा हुआ था, उस समय पे हमारी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के पास उस प्रकार की कैपेबिलिटी नहीं थी, एयरक्राफ्ट नहीं थे कि हम इस प्रकार के स्पेशल ऑपरेशंस कर सकें, ठीक है ना। लेकिन चूंकि अब इंडियन एयरफोर्स के पास C-130J है, तो ये C-130J के अंदर कैपेबिलिटी है कि हम इस प्रकार के ऑपरेशंस कर पड़े, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप के पास ये ताकत है और ये गट्स है कि हाँ भाई वो इस प्रकार के ऑपरेशंस को ऑथराइज करें। चूंकि समझिए इस प्रकार के ऑपरेशंस का बहुत निगेटिव आउटलुक भी आ सकता है। सोचिए आज की डेट में अगर एक अंधार वाला हाईजैक हुआ होता और आज की डेट में हमारे पास IAF के चॉपर्स अवेलेबल हैं, तो हम एक ऑपरेशन यहां पे शेड्यूल कर सकते हैं कि हाँ भाई पाकिस्तान की एयर स्पेस से उड़ते हो जाओ, कांदाहार से लोगों को बचा के ले आओ। लेकिन अब बहुत सारे इश्यूज हैं, पाकिस्तान के रडार्स ने पकड़ लिया, उन्होंने कोई मिसाइल वगैरह दाग दी, कल की डेट में कोई हादसा हो गया, हमारे जवानों को कुछ हो गया, तो उस केस में सरकार की बहुत मट्टी पलित भी होगी। तो पॉलिटिकल लीडरशिप कितनी स्ट्रांग है ये भी बहुत मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है ना भाई। फिर अगर आप देखो तो इस प्रकार के डेयरिंग ऑपरेशंस रिसेंटली इंडिया ने किए हैं। अफगानिस्तान में अप्रैल 2020 में इंडियन एम्बेसी के पर्सनल्स को हेरात से निकाला। फिर अगर आप देखो तो 20 अगस्त 2021 को एक सेकंड मिशन हुआ, कहां पे, जब 15 अगस्त 2021 को तालिबान का कंट्रोल हो गया काबुल के ऊपर। उस समय पे हमारे इंडियन हाई कमीशन के लोगों को काबुल से निकालने में एक तगड़ा इवैक्यूएशन प्रोसीजर भारत सरकार ने लॉन्च किया। उस समय पे US और बहुत सी कंट्रीज लॉन्च कर रही थी, वो सबके लाइव हम लोगों ने विजुअल्स देखे इंडिया के अंदर बैठ के। तो बेसिकली ये जो फोर्सेस इस प्रकार के ऑपरेशन करते हैं ना, प्रोफेशनलिज्म और गैलेंट्री के सबसे जीते जागते सबूत हैं। क्योंकि जब यहां पे प्लेन उड़ता है, इस प्रकार के वॉर जोन्स में जब प्लेन उड़ता है तो वहां पे कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता है, तो पायलट सिर्फ विजन गॉगल्स लगा के देखते हैं कि हाँ भाई दूर से कोई एयरक्राफ्ट तो नहीं आ रहा है। नॉर्मल कर केसेस में जब आप एयर स्पेस में उड़ रहे हो तो वहां के एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये बताना कि हाँ भाई कोई आसपास आपके जहाज तो नहीं है, क्योंकि जहाज तो सिविलियन एयरलाइंस तो उड़ती रहती है ना। फिर जब रात में लैंडिंग होती है तो रात में लैंडिंग के समय पे प्रॉपर लाइटनिंग कहां पे, उस पर्टिकुलर एयर स्ट्रिप पे, ये सब चीजें बहुत मैंडेटरी हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है इस प्रकार के वॉर जोन्स में ये सारे एक्सेस हमें अवेलेबल नहीं होते, तो उस समय पे जो लोग ग्राउंड लेवल पे ये एक्टिविटीज करने के लिए डिप्लॉयड है ना, उनकी कैपेबिलिटी पे बहुत हद तक चीजें डिपेंड करती हैं। नो डाउट उनके पास एडवांस लेवल के इक्विपमेंट्स हैं, हेड-अप डिस्प्ले है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल नाइट विजन कैपेबिलिटी है, नाइट विजन गॉगल्स हैं, बट अपने आप में भाई ये कारनामा कर दिखाना बिना टेक्नोलॉजिकल मदद के, बिना एयर स्पेस के गाइडेंस के, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के गाइडेंस के, अपने आप में बड़ी बात है। स्पेशल ऑपरेशंस बहुत स्टिक और थॉटल ऑपरेशंस होते हैं। इन ऑपरेशंस में ओवरऑल कुछ लोगों के ऊपर नेशन की प्रेस्टीज की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ऑपरेशन में अगर कुछ मिट्टी पलित हो गई तो इंटरनेशनल कंडेमनेशन आएगा तो आएगा ही, और सरकार की जो मिट्टी पलित होगी वो अलग होगी। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे
बताई जा रही है। आगे चलते हैं। गारंटीड पेंशन इज नॉट बैड इकोनॉमिक्स, रोहित आजाद साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। ये क्या बोल रहे हैं, देखिए आज की डेट में ओवरऑल जो अभी कुछ डिसीजन आया था ना कि 2004 से पहले जिसका नोटिफिकेशन आया तो 2004 के बाद जिन्होंने सर्विस ज्वाइन की उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट दे दिया गया और जो उनका एनपीएस का पैसा है सरकार वापस ले लेगी। अब बात यह है कि बहुत सी राज्य की सरकारें बात कर रही हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा दो और उसके बजाय न्यू पेंशन स्कीम को हटाओ, उसके बजाय ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आते हैं। अब बहुत से लोग इस पर्टिकुलर आइडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में ओल्ड पेंशन स्कीम का जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, सरकार नहीं झेल पाएगी, सरकार अनसस्टेनेबल हो जाएगी। इस प्रकार की बहुत सी बातें उठाई जाती हैं। अनसस्टेनेबल एलोकेशन करना पड़ेगा पेंशन को बजट के अंदर, ये सब बातें ओवरऑल उठाई जाती हैं। अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट देते हो कुछ राज्य की सरकार को, एम्प्लॉयज को, या केंद्र की सरकार के एम्प्लॉयज को, तो गरीबों के लिए जो वेलफेयर में पैसा लगाया जा सकता है वो पैसा आप उठा के ओवरऑल इन सरकारी एम्प्लॉयज को दे दोगे जो ठीक ठाक आपके लोग फाइनेंशियल सिक्योर हैं। ऑथर यहां पे बोल रहा है कि भाई पब्लिक सेक्टर वर्कर्स अगर पेंशन मांग रहे हैं तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी को दी है, इसलिए मांग रहे हैं। तो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ की फंडिंग का जो कंसेप्ट है सरकार का, उसको थोड़ा बहुत बदला जा सकता है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बजाय कुछ कॉन्ट्रीब्यूटरी गारंटीड पेंशन स्कीम जैसी चीज लेके आई जा सकती है, जहां पे ओवरऑल जो 10% बेसिक मंथली पे एक इंडिविजुअल पे करता है अपने पेंशन अकाउंट में, उसके साथ साथ थोड़ा और पैसा पे कर सकता है। सीजीपीएस के अंदर एक इंसान के रिटायर होने के बाद उसको जितनी भी पेंशन मिलेगी उसका एक कंट्रीब्यूटरी फॉर्मूला बना के उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करके आज की डेट में भी जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं उनसे एक बड़ा कंट्रीब्यूशन लिया जा सकता है महीने के हिसाब से। और इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन आप ले लो कि ओवरऑल जब उनकी पेंशन स्टार्ट हो तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से और उस समय के इन्फ्लेशन के हिसाब से सरकार को ज्यादा नुकसान ना हो। ये डिफेक्ट अगर मार्केट रेट एक्स्ट्रा हो जाता है और जितना कंट्रीब्यूटरी पे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की तरफ से आया है, अगर वो कंट्रीब्यूटरी पे मार्केट के हिसाब से ज्यादा हो जाता है तो एक्स्ट्रा पैसा सरकार अपनी जेब में भी रख सकती है। तो कुल मिलाकर ऑथर यहां पे यही बोल रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की बहस के अंदर जो लोग बोल रहे हैं कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जाओ, तो पूरी तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम जहां पे सारा खर्चा राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार उठाती थी वो उठाने के बजाय बेटर रहेगा कि आप एक कॉन्ट्रीब्यूटरी गारंटीड पेंशन स्कीम लो, जहां पे ओवरऑल इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो भी पेंशन 50% लास्ट बेसिक पे की आप एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद देने वाले हो, उसका एक मेजर पोर्शन अभी पर महीने की सैलरी के बेसिस पे आप एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूट करवाओ और एम्प्लॉयर मोस्ट प्रॉब्ली वो देने को तैयार हो जाएगा। हालांकि इतनी आसानी से तैयार नहीं होगा। जब इस प्रकार की सीजीपीएस की बात करेगी सरकार ना, तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, सरकार के एम्प्लॉयज एजिटेशन पे बैठ जाएंगे, काफी बवाल होंगे। ठीक है, तो ऑथर बस यही कहने की कोशिश कर रहा है कि एनपीएस वर्सेस ओपीएस मत करो, एक सीजीपीएस जैसी चीज ले आओ। वो सीजीपीएस जैसी चीज लॉन्ग टर्म में पेंशन वाली चीज को थोड़ा बहुत सस्टेनेबल बना देगी। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है USCIRF को लेके। चौथे कंसेक्यूटिव ईयर यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आई और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने फिर से इंडिया को क्रिटिसाइज किया। ये यूएस की कांग्रेस से बोल रहे हैं और यूएस की सरकार से बोल रहे हैं कि इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डिक्लेयर करो और इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाओ। इंडिया ने फिर से ओवरऑल इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दिया है, बोला है कि ये रिपोर्ट गलत बोलती है। ये रिपोर्ट इंडिया की सरकार को बोलती है कि इंडिया की सरकार प्रमोट कर रही है और इन्फोर्स कर रही है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज, जैसे कि हिजाब और काउ स्लॉटर से रिलेटेड लॉस को लेके आना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके आना, एनआरसी को लेके आना। अब यूएस में गाय काट के खाई जाती है, इंडिया में नहीं खाई जाती भाई लोगों को। तो अगर गाउ स्लॉटर लॉज लेके आए जाना तो ये बोले तुम बहुत गलत कर रहे हो, इंडिया को गाय को काट के खाने दो। तो ठीक है भाई, उनका ये बोलना है। फिर इनका ये बोलना है कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, दलित्स और आदिवासी इनके खिलाफ यहाँ पे अत्याचार किए जा रहे हैं। फिर भारत सरकार फॉरेन डोनेशंस को लॉज अमेंडमेंट करके कर्टेल कर रही है। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर रिपोर्ट यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को बार बार बोल रही है कि इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डिक्लेयर करो और ओवरऑल इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज और ऑफिशियल्स के ऊपर सैंक्शन लगाओ। और यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट का इंडिया के अंदर थोड़ा इंपोर्ट पहले आया ही है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी को लंबे समय तक यूएस का वीजा नहीं मिला था। 2005 में प्रधानमंत्री मोदी जी का यूएस का वीजा रिवोक कर दिया गया यूएस के द्वारा, किसके कहने पे? यूएससीआईआरएफ के रिकमेंडेशंस के कहने पे, 2002 के गुजरात राइट्स के बाद। लेकिन जब पीएम मोदी पीएम बने तो उसके बाद तो उनको वीजा देना ही पड़ेगा। समझ गए बात को? तो यूएससीआईआरएफ का जो प्रोसीजर है वो नॉन इंक्लूसिव है। ठीक है ना भाई? क्यों? क्योंकि यूएस के अंदर जो माइनॉरिटी को लेकर डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो रिलीजियस फ्रीडम को लेकर डबल स्टैंडर्ड्स है, उसकी ज्यादा बात नहीं करते हैं। हाँ, बाकी दुनिया देश के लोगों को ये खूब सारे डायलॉग देते फिरा करते हैं।
तो यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि USCIRF की रिपोर्ट का इंडिया के ऊपर कोई खास इंपैक्ट आने वाला नहीं है, तो इंडिया को उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिजेक्ट तक करने की जरूरत नहीं है। बेटर ये रहेगा कि इंडिया एक इंटरनल ऑडिट या रिव्यू टाइप की चीज कंडक्ट करे, जिसमें ओवरऑल हमारे यहाँ पे सच में रिलीजियस राइट्स और फ्रीडम को लेकर जो प्रॉब्लम्स है उसको हम पॉइंट आउट कर सकें, उसको हम सॉर्ट आउट कर सकें। फिर भाई उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शवकात मिर्जियोयेव ने 90% की मेजॉरिटी के साथ अपना रेफरेंडम जीत लिया है कि वो ओवरऑल उज्बेकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे, सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आएंगे, और ये अपने आप में एक बड़ा प्रोग्रेसिव फिगर बताया जा रहा है। किसके अंदर? उज्बेकिस्तान के अंदर। उज्बेकिस्तान के अंदर एक प्रकार की डिक्टेटरशिप चलती थी दोस्तों। इससे पहले करीमोव इस्लाम करके एक लीडर हुआ करते थे उज्बेकिस्तान के, और उनके लॉयल प्राइम मिनिस्टर थे अभी के प्रेसिडेंट शवकात मिर्जियोयेव। ठीक है, तो पहले प्रेसिडेंट थे इस्लाम करीमोव, उनके अंदर काम करते थे शवकात। इस्लाम करीमोव की 2016 में मौत हो जाती, फिर शवकात मिर्जियोयेव कुर्सी पर बैठते हैं। अब खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है, इस्लाम करीमोव एक डिक्टेटर थे, लेकिन आज की डेट में शवकात मिर्जियोयेव डिक्टेटर से अपनी इमेज को थोड़ा अलग करना चाहते हैं। वो ओवरऑल थोड़ा पीपल फ्रेंडली इमेज यहां पे बना के चलना चाहते हैं, लोगों को और सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू सुविधाएं अवेलेबल करवाना चाहते हैं, वुमेन राइट्स को प्रमोट करने की बात करते हैं, मीडिया सेंसरशिप को उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स किया है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा है, जो कॉटन फील्ड्स में लेबर्स के खिलाफ फोर्स्ड लेबर होता था उसको यहाँ पे खत्म करने की कोशिश की है। उज्बेकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी की हल्की फुल्की बात हो रही है। तो नए चार्टर के अंदर उज्बेकिस्तान को एक सोवरेन, डेमोक्रेटिक, लीगल, सोशल और सेक्युलर नेशन बनाने की बात की जा रही है। नया मीडिया कोड लाने की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक एब्यूज को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। और सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि ये जो ओवरऑल पूरा का पूरा रेजोल्यूशन हुआ था, जो आप कह लो ये रेफरेंडम हुआ है, इस रेफरेंडम के अंदर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को बुलाया है उज्बेकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने, ताकि ये इंटरनेशनल जर्नलिस्ट और मॉनिटर्स आके देख सकें कि हाँ भाई जो इलेक्शन है वो प्रॉपर और फेयर तरीके से हो रहे हैं। लेकिन अगर आप देखो तो बहुत बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं जो गवर्नमेंट के साथ अलाइन है, वो तो गवर्नमेंट के फेवर की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी बहुत हद तक फेवर की बात कर रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप की तरफ से जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स गए थे, वो ये बोल रहे हैं कि जो वोटिंग हुई है इस रेफरेंडम में वो पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। यहां पे मिर्जियोयेव सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात तो कर रहे हैं, बट वो पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे। ठीक है, सरकार के कंट्रोल को ढीले करने की बात नहीं हो रही, सरकार के खिलाफ अपोजिशन खड़ा होकर कुछ बोल सके, ओवरऑल सरकार के बड़े आला मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ओपनली स्टेटमेंट दिए जा सके अपोजिशन के द्वारा, इस प्रकार की डेमोक्रेटिक पावर को डेवलप करने की बात नहीं हो रही। मतलब सरकार पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में रख रही है, बस वो सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रही है। यहां पे मिर्जियोयेव को एक और फायदा है, मिर्जियोयेव का जो 2 टर्म्स हैं वो 2026 में एक्सपायर हो जाएंगे, तो अभी के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा तो ओवरऑल नए प्रेसिडेंट का टेन्योर होगा 7 साल का, तो 7 और 7 14 साल, तो इलेक्शन जीत जाते हैं तो मिर्जियोयेव 14 साल तक और 2026 के बाद प्रेसिडेंट रह सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर 2040 तक तावत में रह सकते हैं, और अगर वो रहते हैं तो 2040 में वो 82 साल के हो जाएंगे, मतलब 82 साल की उम्र तक वो उज्बेकिस्तान के राजा रहेंगे। तो कुल मिलाकर भले ही सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म वाली चीज उज्बेकिस्तान में शुरू हुई है, बट ओवरऑल एलिगेशन ये लगाया जा रहा है कि प्रॉपर तरीके से पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को उज्बेकिस्तान के अंदर नहीं प्रमोट किया जा रहा है। उज्बेकिस्तान के डिक्टेटर्स अपने हिसाब से, मनमर्जी के हिसाब से काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट प्रेशर, इंटिमिडेशन अभी भी मीडिया ग्रुप्स के ऊपर है, वो एविडेंटली नजर नहीं आ रहा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप कुछ ना कुछ आपको यूजफुल यहाँ पे जानने को मिला होगा। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखी जाएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।